So, good morning. As you told that you are MBBS third year student and you have already attended many clinical departments before coming to this place, right? And even you have attended 4 days in this department also. So, not that you are very raw. You know what is clinical medicine, right? So, what I am going to do in 1 hour, because you have to leave probably at 1 o'clock, no? So, what I am going to, you know what department you are sitting? Respiratory medicine, right? And by this time you have also known, have you gone to the wards of this department? You have not visited wards, okay? So, if you, when you know, your posting is of 15 days, I believe. 15 days? 14 days. So, in 14 days, so what I am trying to say that, this is a respiratory diseases department. And you might have come to know what are the common respiratory diseases. Can you name? Tuberculosis is very common in India, pneumonia, COPD, very good, asthma, चलो chronic bronchitis, COPD is the same name, ILD का नाम सुना होगा, interstitial lung disease, so लंग कैंसर भी इसी विभाग में आएगा जब लंग का कैंसर है. सो आई मीन कॉमन डिजीजेस, दीज आर द कॉमन डिजीजेस, because if you are sitting in India you should know that what respiratory disease means and what are the common diseases. These diseases may not be common in Western world, but what is common in your, you should know. So by the time you will move here and there, you know about it. So what I am today going to do, although my class was of X-ray, but I will in the end I'll talk about X-ray. But how to approach a respiratory patient. मैंने इतना बोला समझ में आ गया. अब मैं आपसे, बिकॉज ये क्लिनिकल डिपार्टमेंट है, तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूँ कि मेरे आप में कितना फर्क है. क्लिनिशियन को मरीज आता ना, जब हम पूछते हैं भाई क्या उम्र है, तो हमारा भी तो अंदाज होता है इसकी उम्र क्या होगी इस मरीज की. कभी कभी 60 साल वाला कहता मैं साहब 20-25 साल का, तो मैं तो नहीं मान जाऊंगा, हैं? या 30 साल वाला कहे मैं साहब 60 साल का हूँ, नहीं मान जाऊंगा. तो आपका क्या लगता है हमारे आप में क्या डिफरेंस, कितना डिफरेंस है? इतना तो समझ में आ गया, मैं भी डॉक्टर हूँ. तो कितना डिफरेंस होगा? 25. एनी अदर गेस? तो अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड. सो किस बैच के आप लोग हो? 22. एंड आई बिलोंग टू 70 बैच. जैसे आप 22 में यहाँ पढ़ने आए एरा मेडिकल कॉलेज में, मैं 1970 में KGMC में मैं पढ़ने गया. My whole area of work has been KGMC. Otherwise, I have been director to many places, but main area is the KGMC, where I did my MBBS, MD, became faculty head. So I worked there for 40 years. In ERA, I am last 15 years. 10 साल हो गए, 15 में 10 years, sorry. So what I am trying to say, हमारे आप में बहुत डिफरेंस है. कितने साल का डिफरेंस है? कैलकुलेटर चाहिए या वैसे निकाल लोगे? हैं? 22 के तुम हो, 70 के हम हैं, 70 वाले बैच के, तो 30 तो वो 52 इयर्स का फर्क है, जिसका आपको जजमेंट शायद नहीं था. कुछ लोगों को, कुछ लोग 20-25 ईयर कह रहे थे. हाँ, तो हम आपसे बहुत सीनियर हैं, और सीनियरिटी सिर्फ ईयर्स का मतलब नहीं होता. इस बच्चे ने बहुत सही कहा, बड़ा स्मार्ट लग रहा लड़का ये. शुरू से जब ये खड़ा हो रहा तब मैं देख रहा हूँ.
मरीज भी ऐसे आता तो हम समझते हैं, जैसे मरीज हमारे सामने आता ना, वो खड़ा होता, एक शब्द बोलता, हमारे बहुत सी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती। हाँ, मेरा जो सब्जेक्ट आज आपके साथ अबाउट मे बी 50 मिनट्स, हाउ टू अप्रोच अ रेस्पिरेटरी पेशेंट। तो हमने बताया भाई हम आपको ये अगर आप 100 किताबें भी पढ़ेंगे तो शायद इतना 1 घंटे का जिस्ट जो मिलेगा वो मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि वी हैव एक्सपीरियंस डीलिंग विद द पेशेंट फॉर लास्ट 50 years, teaching students for last 50 years. So इस बैकग्राउंड के संग नाउ आई एम गोइंग टू टेल हाउ टू अप्रोच ए रेस्पिरेटरी पेशेंट। जब आप ओपीडी में बैठते हो या अपनी क्लिनिक खोल के बैठोगे तो मरीज आएगा तो उसे कैसे पता लगेगा कि इसको रेस्पिरेटरी डिजीज है? हाउ यू कम टू नो कि इसको रेस्पिरेटरी डिजीज है? कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते होंगे, दैट आई विल कम टू, तो उससे पता लग जाता है कि ये मरीज हमारा रेस्पिरेटरी डिजीज का है। और आपको ये बता दिया कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज क्या है, वो भी आपको नाम ले लिया। सो when patient comes, even what I do today, if I see patients, what I do today, if they see patient, they do the same thing, they are the PGs. सबसे पहले मरीज जब आता तो क्या करते हैं? ठीक है, वो तो होता, करते क्या है, आ गया चाल तो दिखता ही है। हाँ, उसका हिस्ट्री लेते हैं। तो पहला कंपोनेंट अप्रोच का क्या है? हिस्ट्री। हाउ हिस्ट्री लेना मरीज का। एंड आई मे टेल यू द हिस्ट्री इज सो इम्पॉर्टेंट दैट इट गिव्स यू 80 to 85% of the things what you require to make diagnosis or to treat that patient. ये पॉइंट समझ में आया नहीं है? So message, what is take home message is history taking is very important, which unfortunately the younger generation is forgetting. मैंने कहा ना अभी, यहाँ कौन कहता है कि आप भी हिस्ट्री में आ जाओगे? ये दिस विल गो ऑन द यूट्यूब, not that this will be my first YouTube. I have more than 150 YouTubes, and many of the YouTubes have been seen by many people. Now people started calling me YouTuber. So I was talking about history. There was a YouTube I made a teaching of Rachit साहब जब तो associate professor हो गए हैं, ये तब सीनियर JR3 रहे होंगे, बता रहे थे, तब बैठे एक लेक्चर, उसी हिस्ट्री वाले लेक्चर में बैठे हुए। तो आपको अगर आपको खड़ा है तो मेरा खुद का है, उसमें आप मेरा नाम डालिए। मेरा नाम जानते हैं आप लोग? अरे रिस्पेक्टेड नहीं लगाओ, बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहो। सो मतलब उस मेरे नाम से देखोगे तो ये लोग से पूछ लेना, सब लोग देखते हैं। यू कैन, तो हिस्ट्री पे भी एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, हाउ टू टेक हिस्ट्री। मैं उसका थोड़ा जिस्ट बताता हूँ। हिस्ट्री जैसे आप कोई आता है, हम भी वही करते हैं, आज भी वही करते हैं। अगर कोई मरीज ये मुझे दिखाते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री ही समझते हैं इनसे। अगर ये नहीं ठीक से ले आते तो हम लेते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अप्रोचिंग द पेशेंट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेटरी पेशेंट। तो हिस्ट्री के कंपोनेंट क्या होते हैं? अभी तो आप कई जगह बताई ना, आप साइकियाट्री गई, बहुत डिपार्टमेंट गई, तो सबने पढ़ाया होगा हिस्ट्री, कुछ न कुछ तो बताया होगा। तो हिस्ट्री का क्या कंपोनेंट होते हैं? पहला जो कंपोनेंट है उसके जो है वो मतलब जनरल इंट्रोगेशन जैसे होता है ना, भाई क्या नाम है, क्या उम्र है, कहाँ से आए हो, रेजिडेंस, क्या करते हो, ऑक्यूपेशन, ये सब तो पूछते हो ना। दिस इज फॉर आइडेंटिटी, मेनली आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट, कि आई एम टॉकिंग टू 45-year old man, name this, belong to this area. लेकिन कभी कभी इन out of these components, one of the components, believe me, I am talking about the respiratory patient.
In respiratory patient, otherwise age has a significance, everything has significance, but one of the main thing which is very significant in this system is the occupation. पूछते ना क्या करते हो आप? It's not so easy. And when you wanted to ask about occupation, you have to spend some time. देखो जो important है वहाँ थोड़ा समय लगाना जरूरी है. क्यों occupation important है? Because there are many occupationally related lung diseases which mimics common respiratory diseases like tuberculosis, like COPD. मिलते जुलते हैं. Until unless you ask the occupation in detail, you cannot diagnose those diseases because it mimics common respiratory disease. That's why when you ask about first point in the history, that general interrogation I usually call them, so उसमें occupation में क्या important है, क्या करते हो वो तो important है, कितने साल से करते हो, and third thing, if you have changed any occupation, तो पहले क्या करते थे? So what I am trying to say, you wanted to know the total exposure if at all there. Rarely एक मरीज मिलेगा 100 में से, लेकिन जिसमें मिलेगा अगर ये सवाल नहीं पूछोगे तो वहां गलती कर जाओगे, वहां कुछ और डायग्नोसिस रोज हम देखते हैं, मिस डायग्नोसिस, मिस क्लासिफिकेशन रोज देखते हैं हम. So that is very important, and idea of occupation is what has been the total exposure to this patient. और उसको सिर्फ नाम ही नहीं पूछना है, मैंने कहा इम्पोर्टेंट थोड़ा समय मैं भी लगा रहा हूँ, उसको एग्जैक्ट डिटेल में पूछ. जैसे एक आया बंदा, उसने कहा साहब मैं कोल माइंस में काम करता हूँ, मान लिया उसने कहा, अब आप यहीं रुक गए. मैं जैसा आदमी होगा तब पूछेगा भाई कोल माइन में क्या करते हो? कोल माइन में वो बाबू भी हो सकता है, ऑफिस में काम करता हो, जहां कोल डस्ट जनरेट होती है उससे बहुत दूर रहता हो. कोल माइन में काम करने वाला वो माइनर भी हो सकता है, वहां जहां कोल डस्ट कहाँ कोल पर काम हो रहा वहां काम करता. तो दोनों बोथ विल टेल आई वर्क इन द कोल माइन बट इट विल बी डिफरेंस. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको एग्जैक्ट नेचर ऑफ वर्क पता लगाना और टोटल वर्क जो उसने किया है लाइफ में वो सब पता लगे. सो दैट इज वन पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें थोड़ा सा टाइम, अच्छा जो इंपॉर्टेंट है वहां समय लगाना. आप लोग भी केस शीट लिखते हो, जो बहुत खराब कभी कभी लिखते हो. उसके बाद मतलब जब आपने ये पूछ लिया जनरल, फिर क्या पूछते हो मरीजों से? चीफ कंप्लेंट, और जिससे आप रेस्पिरेटरी डिजीज पहचानते हो वो क्या क्या है? चीफ कॉफ है, एक्सपेक्टोरेशन है, ब्रेथलेसनेस है, हेमोप्टिसिस है, चेस्ट पेन है. दीज आर द 5 cardinal symptoms for respiratory disease. Although these symptoms may be present in other disease also, कार्डियक में भी हो सकता है ये प्रॉब्लम, लेकिन ये कि दिस इज हाउ ए चेस्ट डिजीज यूजुअली प्रेजेंट. और एक बात और ध्यान करो, जब चेस्ट डिजीज का मरीज होता है तो दीज आर नोन एज pulmonary symptoms या respiratory symptoms. There are certain extra respiratory symptoms जो ये इंडिकेट नहीं करता कि ये रेस्पिरेटरी डिजीज वाला है, लेकिन होते हैं. क्या वो सिम्टम, क्या एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी सिम्टम क्या हो सकते हैं? अभी किसी को फीवर आता है तो उससे तो फीवर आ रहा था, तो नहीं पता लग रहा ना इसको रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो उसे कॉमन एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी सिम्टम फीवर होगा, ट्यूबरकुलोसिस में हो सकता है, निमोनिया में हो सकता है. तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी होते हैं. जैसे बहुत से मरीज आते कहते हैं साहब मेरे नाखून बहुत देखिए कैसा हो गया, क्लबिंग को कंप्लेन करते हैं. ऑल्दो क्लबिंग इज अ साइन, लेकिन समटाइम्स दे डू कंप्लेन. साइनोसिस इज अ साइन, लोग कहते हैं साहब मेरी देखिए जबान मेरी नीली है. वो कहते हैं साहब मेरे पाँव में सूजन है, तो पाँव में सूजन रेस्पिरेटरी सिम्टम तो नहीं हुआ. ये पाँव में सूजन क्यों होता है रेस्पिरेटरी सिम्टम में? आपने सुना होगा शायद कि रेस्पिरेटरी डिजीज को कंजेस्टिव हार्ट, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, जिसे कार्पल्मोनेल कहते हैं, बीबीएस में पढ़ाया गया होगा. तो कार्पल्मोनेल का एक साइन वही है, स्वेलिंग ओवर पेट. तो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज वाला, लेकिन वो प्रेजेंट कर सकता है स्वेलिंग. सो दे कैन हैव
or respiratory symptoms and they can have extra respiratory symptoms. दोनों हो सकता है और कभी कभी एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ही कभी कभी हो सकता है, तब कंफ्यूजन मचता है. बिकॉज यू नो वी से दैट फीवर, किसी को बुखार आ रहा 3-4 हफ्ते से, फीवर अंडर ऑब्जर्वेशन कहते हैं, पायरेक्सिया अंडर ऑब्जर्व. वन ऑफ द डीडी इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस. उसको कोई खांसी नहीं होगा, सिर्फ फीवर आएगा और एक्सरे कराएंगे तो मालूम पड़ा टीबी का लीजन है उसके अंदर. सो ऐसे, तो दैट्स वाई pulmonary as well as extra pulmonary symptoms both are important. तो आपने इस symptoms से आपने chief complaints पूछ लिया. अगर आपको आइडिया भाई ये होता तो पूछ लेंगे. And then next rule what it says, it must be arranged into chronological order. Into chronological. ऐसा नहीं haphazard करें. और chronological order इसलिए किया जाता है कि you wanted to know how, what is the sequence of events, कैसे डिजीज इसका इवॉल्व हुई है. अगर ये आपको आ गया ना कैसे डिजीज, तो आपको डायग्नोसिस आ जाएगी, वहीं से डायग्नोसिस मिल जाएगी. मैंने कहा ना शुरू में 80 to 85% of the points what we require to make a good diagnosis or even to treat the patient comes from good history. तो ये तो आपके सिम्टम्स हो गए. सिम्टम्स मैंने बता दिया क्या क्या है, उनको आपको देखना है, क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है. उसके बाद क्या करते हो चीफ कंप्लेंट जानने के बाद? हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस. व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस? हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस इज नथिंग बट व्हाट यू डू, व्हाट आर द सिम्टम्स, यू इलेबोरेट दोज सिम्टम्स एंड इट विल गिव यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री की जो जान है, हम कहते हैं क्रक्स है, वो अप टू हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है. इतनों से जो अच्छा डॉक्टर है ना, इतना 2 मिनट 4 मिनट बात करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा यार ये तो मरीज सीओपीडी का लगता है, ये मरीज ट्यूबरकुलोसिस का लगता है, ये मरीज आईएलडी का लगता है, समझ में आ जाएगा. और वो डायग्नोसिस वही जाके प्रूव होगी आखिर में. हिस्ट्री इज सच ए पावरफुल टूल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू. तो आपने उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट, मैं डिटेल में कुछ, जैसे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. मैंने कहा ना आपकी हिस्ट्री सिर्फ डायग्नोसिस में नहीं हेल्प करती, वो ट्रीटमेंट में भी कभी कभी हेल्प करती. जैसे एक मरीज आया, उनने साहब मुझे खांसी आ रही, मुझे बलगम आ रहा. बलगम कैसे कैसे देखते हैं भाई? क्या अमाउंट है, क्या उसकी कंसिस्टेंसी है, क्या उसका कलर है, कलर का मतलब पुरुलेंट है, म्यूकोपुरुलेंट है, और ये फाउल स्मेलिंग है कि नहीं है, पास्चुरल ड्रेनेज है कि नहीं है. एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो हम जब पूछते हैं, जैसे कहा उसने साहब, एक मरीज ने आया, उसने कहा साहब मेरे बलगम आ रहा और मुझे साहब बहुत ज्यादा बलगम आता है. फिर आपने पूछा किस रंग का, बोले पीले रंग का आ रहा. तो एक चीज तो ये समझ में आ गया, इसको वो डिजीज होगी जिसमें बलगम ज्यादा आता है. जैसे सीओपीडी में भी आता है, ब्रोंकिएक्टेसिस में भी आता है, लंग एक्सप्रेस में भी आता है. तो वो डिजीज को आपको थोड़ा सा आर्गुमेंट समझ में आना हो जाएगा. अब उसके बाद जैसे उसने कहा पीला बलगम आ रहा, तो उसने क्या डिसीजन दे दिया, क्या इंफॉर्मेशन आपको दे दी उसने? नहीं, कलर तो दी, उससे आपको क्या फायदा मिला? इन्फेक्शन है ये दिस पर्सन विल नीड एंटीबायोटिक्स व्हाइल यू ट्रीट. जो भी डायग्नोसिस बनाओगे, अगर उसमें बलगम पीले रंग का आ रहा है तो उसको, एक तो ज्यादा बलगम आ रहा, इट हिंट्स अबाउट द डायग्नोसिस, और पीले रंग का बलगम आ रहा, इट हिंट्स अबाउट द ट्रीटमेंट. पहले से ही बता दे रहा कि मेरा बलगम पीला आ रहा है, इसके मतलब इन्फेक्शन है, ही विल रिक्वायर एंटीबायोटिक. तो दैट इज व्हाई आई सेड हिस्ट्री इज वेरी पावरफुल. तो ये हुआ कि बलगम उसने कहा पीला है, तो बहुत सी इंफॉर्मेशन. देखो पेशेंट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको आना चाहिए. सो आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट, ये मैंने कहा यहां तक मेन हिस्ट्री होती है. उसके बाद और बहुत से एडिशनल पॉइंट है हिस्ट्री में. क्या है? प्रेजेंट हिस्ट्री के बाद क्या पूछते हैं? पास्ट हिस्ट्री. पास्ट हिस्ट्री भी लोगों को पूछने नहीं आता है, सबसे बड़ी परेशानी है. क्यों नहीं आता? और वो एक एग्जाम में लोग बोलते हैं ना सर पास्ट हिस्ट्री इज नॉट सिग्निफिकेंट. तो हम लोग पूछते हैं भाई तुमने पूछा क्या जो कह रहे हो नॉट सिग्निफिकेंट?
सो पास, व्हाट इज पास्ट हिस्ट्री? मैंने एक मरीज मैंने आया, वो मान लिया वो 4 साल से बीमार है, तो 4 साल के पहले एंड फ्रॉम हिज बर्थ क्या हुई उसको, क्या क्या हुआ उसके लाइफ में, दे ऑल विल पार्ट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री। वो डिजीज भी हो सकता है, वो कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, वो कोई इवेंट भी हो सकता है। मान लिया उसने, एक मरीज आया, मैं आपको सैंपल दे रहा हूं, एक मरीज आया मेरे पास जब मैं केजी में था कि साहब उसको खांसी आ रही थी, खांसी आ रही थी, तो जिस डॉक्टर साहब के पास गया वो पहले, उन्होंने उनको एक्सरे में कुछ शैडो दिखे, तो उन्होंने उसको टीबी डायग्नोस कर दिया। टीबी डायग्नोस किया तो उन्होंने एंटी टीबी ड्रग लिख दिया, ठीक किया। तो उसको एंटी टीबी ड्रग से एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गया, तो वो मरीज भाग के मेरे पास आया दिखाने। अक्सर ऐसा होता है। तो जब मैंने उसका एक्सरे देखा तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा ये बताओ तुमको चोट लगी थी पहले? बोले साहब मेरे ऊपर बैलगाड़ी चढ़ गई थी, बहुत दिन अस्पताल में भर्ती रहे थे और जिंदा बच गए। तो मैंने कहा यार तुमने उन डॉक्टर साहब ने, बोले साहब आप तो भी कुछ सवाल ही नहीं कर रहे, आप हम लोग अपना हिस्ट्री लेने का हमारा भी तरीका, हम इतना थोड़े 1 घंटा बैठ के हिस्ट्री लेते हैं, हमें बहुत चीजें समझ में आ जाती। सो दैट वाज बिकॉज दोज शैडोज व्हिच वर देयर इन द चेस्ट एक्सरे वाज बिकॉज ऑफ द पोस्ट ट्रॉमा। वो मल्टीपल फ्रैक्चर्ड रिब हुए, उसमें कैलस फॉर्मेशन हुआ, वही शैडो टीबी की तरह से मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब को टीबी को कंफ्यूजन हो गया। तो मैंने कहा आप देखो, बोले साहब आपने तो पूछा, डॉक्टर साहब ने नहीं पूछा। तो उनके दिमाग में क्या था, पास्ट हिस्ट्री इज नॉट सिग्निफिकेंट, वो वाले रहे होंगे पड़े हुए हैं जैसे आजकल सब लोग हैं। तो पूछना, चूंकि हम लोग पास थोड़ा भाई सीनियर हैं, एक्सपीरियंस है, समझ में चीजें आ जाती हैं, हम जानते हैं आपके समझ में इतना, लेकिन हम आपको एक आज मोटे मोटे हिंट्स बता रहे हैं, एक छोटे छोटे एग्जाम्पल दे करके। तो कोई पास्ट हिस्ट्री में ट्रॉमा भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ड्राउनिंग भी इंपॉर्टेंट हो, एक डूब गया आदमी, लगता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या मतलब इसका, है मतलब ड्राउनिंग के बाद निमोनिया हो सकता है, एस्पिरेशन, बहुत सी चीजें हो सकती। सो व्हाट यू हैव टू सी, पास्ट हिस्ट्री मीन्स जो कुछ भी प्रेजेंट हिस्ट्री के पहले जो कुछ भी हुआ, एवरीथिंग यू हैव टू रिकॉर्ड एंड सी दैट हैज इट गॉट लिंक विद द प्रेजेंट इलनेस। वो चीज है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री के बाद क्या पूछते हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप डिटेल हिस्ट्री पे सुनना हो तो 1 घंटे 1.5 घंटे की है मेरे ख्याल से वो लेक्चर, आप जाके सुनिएगा उसको स्पेयर टाइम में। पर्सनल हिस्ट्री, उसके बाद मतलब उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री पूछते हैं। पर्सनल हिस्ट्री में क्या पूछते हैं, अरे भाई किसी को घर में कोई डिजीज तो नहीं है, बावल ब्लैडर हैबिट एडिक्वेट है कि नहीं, और इसमें सबसे बड़ा यहाँ जो इस सिस्टम में इंपॉर्टेंट है एडिक्शन। एडिक्शन में यहाँ 2 एडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, एक है स्मोकिंग और दूसरा है अल्कोहल। तो टोबैको मे नॉट बी सो इम्पॉर्टेंट हियर। स्मोकिंग, अब स्मोकिंग में भी पूछते हैं, आपने कैसेट वही अभी देखे होंगे, तो क्या पीता है, कितना पीता है। हिंदुस्तान में तरह तरह की स्मोकिंग हैबिट्स हैं, तो सब आपको पूछना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ स्मोकिंग। वो कैसे करते हैं, पैक ईयर उसे कहते हैं, या स्मोकिंग इंडेक्स। एनीबडी कैन टेल व्हाट इज स्मोकिंग इंडेक्स, किसी को आइडिया है? स्मोकिंग हम बता देते हैं, स्मोकिंग इंडेक्स मीन्स हाउ मेनी स्टिक्स पर डे ही इज स्मोकिंग एंड इनटू ड्यूरेशन इन ईयर्स। जैसे 20 बीड़ी मान लिया पी रहा है या 20 सिगरेट पी रहा हो और उसने 20 साल तक पिया, तो स्मोकिंग इंडेक्स कितना हो गया, 20 इंटू 20 इज 400। और इसी को पैक ईयर में, वेस्टर्न पीपुल इसको पैक ईयर में बोलते हैं। पैक मीन्स 20। वैसे तो सिगरेट 10 का भी आता है, 20 का भी आता है, अमेरिका में 7 का भी आता है, और बीड़ी हिंदुस्तान में 7 का 5 का भी आता है, 7 का भी आता है, 12 का भी आता है, 24 का भी आता है, 15 का भी आता है। अगर आप डिटेल, आई हैव अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन बीड़ी, सो आई नो इट। सो वो हुआ कि आप नंबर बताओगे,
जितना पी रहा और उसको 20 से डिवाइड कर दोगे तो पैक ईयर, तो 400 अगर स्मोकिंग इंडेक्स आया तो पैक ईयर कितना 20 आ गया। तो दैट इंडिकेट्स भाई कितना इसने भी स्मोकिंग करी हुई है। दूसरा जो हिस्ट्री, अल्कोहल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज वेरी डिजीज प्रेजेंटेशन में भी डिफरेंट, मैनेजमेंट इश्यूज विद डिफरेंट, सो मेनी थिंग्स। तो वो आप पर्सनल हिस्ट्री में। तीसरी पर्सनल हिस्ट्री और पूछते हैं इस सिस्टम में, वो क्या पूछते हैं, एनी रिस्क फैक्टर फॉर HIV infection, because HIV and respiratory diseases are very common. HIV and TB is very common. TB is one of the commonest infection in HIV person. So उसको भी पूछना पड़ता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुई, कि सेक्सुअल प्रॉमिस्क्यूटी की हिस्ट्री तो नहीं है, वो सारा आपको ड्रग अब्यूजर तो नहीं है, तो वो उससे पता लग जाता है कि यस देयर आर रिस्क फैक्टर, सो यू हैव टू गो। तो ये पर्सनल हिस्ट्री हो गई। उसके बाद क्या हिस्ट्री में लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री में जो पूछने का तरीका है वो ये है, व्हाट इज द फैमिली कंपोजिशन, कितने लोग हैं। तो मरीज बड़ा खुश हो जाता है, ये तो हमारा तो डॉक्टर साहब पूछ ही रहे हैं, और परिवार से भी डॉक्टर साहब हमारे खैर ख्वाह हैं भाई। अल्टीमेटली मरीज को आपको एहसास दिलाना होगा कि आप उसके वेल विशर हो, लूटने वाले नहीं हो। आजकल बड़ा अनफॉर्चुनेट हो रहा है, तो मतलब आप उसके वेल विशर हो, तभी तो फैमिली हिस्ट्री पूछा जाता है। फैमिली हिस्ट्री में ऑल्दो वी हैव अ साइंटिफिक बैकग्राउंड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, बट इट टॉक्स यू, आप मरीज से अपना रैपो डेवलप करते हो। अच्छा भाई, परिवार में सवाल 3 पूछना है, परिवार में कॉम्पोजिशन, कोई डिजीज, एनी डेथ। अब इसको 3 तरह से एक बंदा पूछ रहा, अब कोई मर गया तुम्हारे परिवार में, व्हाट इफेक्ट इट विल क्रिएट। डॉक्टर पता नहीं कैसा भैया, बहुत ही गड़बड़ है। अब आप दूसरा अगर वहां शुरू करें, भाई आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, अच्छा आपके पिताजी ठीक हैं, भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, सब ठीक हैं, तो पता लग गया। यहाँ तक पूछने से क्या पता लग गया, कंपोजिशन पता लग गया, और कोई डिजीज नहीं है वो भी पता लग गया। और अगर कोई डेथ हुई तो वो पूछ लीजिए, भाई फैमिली में कोई डेथ हुई तो भाई क्या डायग्नोसिस थी, क्यों वो ही डाइड। ट्यूबरकुलोसिस में खासकर इसका बड़ा रोल आता है। अगर किसी को डेथ, किसी को टीबी हुई फैमिली में, बहुत दिनों तक टीबी की दवाई चली और वो मर गया, इसके मन उसको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रहेगी, तो ये बंदा जो दूसरा इन्फेक्ट हुआ, ही में आल्सो भी ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो वो फैमिली हिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंस है। फैमिली में डायबिटीज है तो इस बंदे को भी डायबिटीज हो सकती है, सो दैट गिव्स यू वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो वो फैमिली हिस्ट्री हो गई। इसके बाद क्या पूछते हो हिस्ट्री में, हैं? मैं बहुत ही मैं मोटे मोटे पॉइंट्स बता रहा हूं आज आपको। अप्रोच क्या पूछा, सवाल पर क्या जवाब दे रहे बताओ। हाँ वो तो ठीक है, अपना पास हिस्ट्री में आ जाएगा कुछ हुआ है तो। उसके बाद क्या पूछते हैं, फैमिली हिस्ट्री में हो गया। तो अगर कोई ट्रीटमेंट उसने लिया है तो पास हिस्ट्री में यूजुअली आएगा। यूजुअली वो पास्ट में आ सकता है, प्रेजेंट में भी आ सकता है। अभी सिम्टम का भी कोई दवाई ले सकता हो। तो जब आप मेरा जब देखेंगे यूट्यूब, उसमें 3 पॉइंट हमने रेज किए हैं कि जब आप हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट पूछते हो तो 3 हेडिंग्स में पूछते हो। पहली हेडिंग है क्या इलाज लिया उसने, ये बड़ा मुश्किल काम है। कोई मरीज ये थोड़ा आके बताता मैं साहब फला एंटीबायोटिक, फला टीबी की दवाई लिया। आपको बहुत ज्ञान चाहिए इसके लिए कि क्या इलाज लिया। हो सकता है 1 घंटा ये माथा पच्ची करते रहे, ना पता लगे। हम 2 मिनट बात करके मरीज से पता, क्यों, हमें पता है कि मान लिया टीबी का मरीज है तो हमें पता है टीबी की क्या दवाएं हैं, क्या प्रोग्राम चल रहा है, कब से चल रहा है, कब चेंज हुआ, अभी क्या चल रहा है, तो वी नो एवरीथिंग। तो हम अंदाज लगा लेते हैं। तो उसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लिया। दूसरा पॉइंट क्या चाहिए, इमीडिएटली व्हाट वाज रिस्पॉन्स, जो भी इलाज वो लिया उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, उसके भी बड़े फायदे हैं। मान लिया एक मरीज आया, उसने कहा कि साहब मैं खांसी आती थी, खूब बलगम आता है, तो डायग्नोसिस किधर जा रही है, ब्रांकियोटेसिस।
या लंग एब्सेस, और उसको डॉक्टर साहब ने टीबी की दवाई लिख दी, मान लिया, लिख देते हैं, अक्सर लोग लिखते हैं। आई से किलोज एंड क्विंटल्स ऑफ इट इज मिसयूज्ड। सो अब टीबी की दवाई वो कहा था मैं तो खा रहा हूं, दो महीना हो गया, उसको फायदा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसकी डायग्नोसिस ही गलत है। तो व्हाट वाज द रिस्पॉन्स? इट हैज गॉट मेनी इंफॉर्मेशन टू इट। एक तो अगर दवाई वो खा रहा है, फायदा हो रहा है, यस, इसके माने उसकी डायग्नोसिस सही बनी, उसने दवा भी खाई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अगर उसका उल्टा जवाब दे रहा, नहीं साहब फायदा ही नहीं हो रहा, हम 3 महीने दवाई खा रहे हैं, इट मीन्स हिज डायग्नोसिस में भी रॉन्ग, दैट यू हैव टू रिवाइज योर डायग्नोसिस। दूसरा, अगर डायग्नोसिस भी सही हो सकता है कि वो मतलब दवाई न खा रही हो, आपने लिख तो दिया कंप्लायंस, और मतलब ये सब के बावजूद भी अगर डिजीज वही है और अगर नहीं फायदा हो रहा तो ड्रग रेजिस्टेंस भी हो सकता है, एमडीआर एक्सडीआर भी हो सकता है, अभी नाम सुनेंगे आप। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट से आई ना। कि दूसरा पॉइंट क्या हुआ? रिस्पॉन्स नो। तो ये भी बड़ा ज्ञान की चीज, आपका ज्ञान बढ़ाता है। उसके बाद तीसरा जो सवाल है, उसके लिए अगर नहीं पूछेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है आपके संग, जेल भी जा सकते हो, क्लिनिक भी टूट सकती है। सब क्लिनिक खोलोगे एक दिन, ऐसा थोड़ा नहीं खोलोगे भाई। क्यों, कैसे टूटेगी क्लिनिक? तीसरा पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एनी एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन प्रीवियस ट्रीटमेंट। कोई तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ क्या, वो भी जानना जरूरी है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन 2 तरह के होते हैं बेसिकली, एक में जिसमें दवा इस्तेमाल की जा सकती है और दूसरे में जिसमें दवा कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाए। जैसे मैं छोटा एग्जांपल, आई एम जस्ट कोटिंग, स्मॉल है। A person comes and sir I was given some injection and I got unconscious। किसी तरह डॉक्टर साहब ने मेरी जान बचा दी। उसने लेसन ये दिया, उसको पेनिसिलिन की सुई लगी और उससे उसको रिएक्शन हो गया, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया और बच गया बाय द वे। अब आपके क्लिनिक में फिर आया, आपने ये सब पूछा नहीं, वही सुई फिर लगा दी जिससे उसको रिएक्शन हुआ था। मरीज का क्या होगा? मर जाएगा, में डाई। आपका क्या होगा? टूटेगी, कोर्ट ले जाएगा, इतनी सजा दिलाएगा, इतना फाइन कराएगा, शायद कमा नहीं पाओगे। सो प्लीज पढ़ना बहुत जरूरी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो थर्ड पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट इज what is if there is any adverse drug reaction, then what was the adverse drug reaction? What type of adverse drug reaction? Is drug can be reused or drug cannot be used? कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, हर ड्रग के होते हैं, जैसे पेनिसिलिन का मैंने छोटा एग्जाम्पल दिया, ऐसे हर ड्रग के होते हैं जहां आप नहीं यूज कर सकते। जैसे रिफेम्पिसिन ड्रग टीबी में यूज होती है, उसका एक इंटॉलरेंस होती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, समझ गए? दोबारा यूज कर लिया तो मरीज मर जाएगा आप। सो दैट तो बहुत नॉलेज चाहिए उसके लिए। सो ये हिस्ट्री में पूरा हो गया कि भाई ट्रीटमेंट जब पूछ रहे हैं। उसके बाद एक हिस्ट्री में बहुत से और पॉइंट हैं, पर्सनल हिस्ट्री हो गई, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री एक और होती है, जिसको मैं दूसरी ढंग से कहता हूँ कि जो मरीज आपके सामने बैठा हुआ है उसको आप स्टेटस क्या है, वो व्हाट इजली हाउ ही कैन अफोर्ड हाउ मच। सो दैट इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के दो एड। एक तो भाई पुअर पीपल में कुछ डिजीज होती हैं, दैट गिव्स यू आइडिया। मोर देन दैट व्हाट अ डॉक्टर रिक्वायर्स। हम कहते हैं, एक सेंटेंस कहते हैं, उसी में सब लिखा हुआ है, वो हिस्ट्री का सुनोगे तो उसमें है, पीप इन टू द पॉकेट ऑफ द इंडिविजुअल। जो मरीज आप देख रहे हो, नॉट टू पिक पॉकेट। अनफॉर्चुनेटली अब समय थोड़ा बदल रहा है, इन लोगों के समय बदल रहे हैं अब सब, कि कितना ला के देगा मुझे ये। अरे इतना ला के देगा, डॉक्टर बनने जा रहे हो, रख नहीं पाओगे इफ यू डू अ ऑनेस्ट प्रैक्टिस। लेट मी अश्योर यू, डॉक्टर बनने जा रहे हो ना, इतना पैसा आएगा, रख नहीं पाओगे। तो उल्टा सीधा काम करने की क्या जरूरत है? ये भी एक मैसेज है सीनियर टीचर से, ऑनेस्टली काम करो भाई। तो मैं कहता हूं
peep into the pocket of the individual, not to pickpocket, but to prescribe. You have to see that his financial status. अगर वो बहुत गरीब है तो गरीबों के लिए भी दवा बनी भाई, ऐसा नहीं है। एंटीबायोटिक 2 रुपए की भी आती है, एंटीबायोटिक 2000 की भी आती है। सो यू प्रिस्क्राइब, इफ यू प्रिस्क्राइब एज पर हिज कैपेसिटी, probably he will be compliant and he will be okay, और आपका नाम लेगा। अब आपने ऐसी दवाई लिख दी 5000 वाली एक दिन की, 2 दिन तो खाएगा बेचारा, किसी तरह अपना गहने बेच के बीबी के, 2 दिन बाद छोड़ देगा, फायदा होगा नहीं। हु इज कल्प्रेट? हम आप। सो प्लीज मेक, इसीलिए सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस पता। तो ये सब हो के हिस्ट्री हो गई, नहीं हो गई। अब जब हिस्ट्री आपने बढ़िया से ले लिया, उसके बाद एक केसीट में कॉलम लिखा होता, देखिएगा भाई, देखिएगा इन लोगों की सीटें क्यों नहीं हो रही हैं, तो उसमें लिखा व्हाट इज योर प्रोविजनल डायग्नोसिस। तो एक जब हिस्ट्री के बाद मैंने कहा ना 80 to 85% चीजें तो वहीं से आती हैं, तो हिस्ट्री से आपको मिल जाएगा। आप जो सोचेंगे, सीनियर डॉक्टर जो सोच लेता ना, 99% वही डायग्नोसिस सीटी से भी प्रूव होता है, वही डायग्नोसिस एक्सरे से भी होता है, सारे यूनिवर्सिटी के। तो ये तो हो गई आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद क्या करते हो? फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल, आई नॉट गो इनटू डिटेल, इसका भी मेरे यूट्यूब में लेक्चर है, हाउ टू एग्जामिन रेस्पिरेटरी पेशेंट, बहुत डिटेल में, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, आस्कल्टेशन, हर एस्पेक्ट के लेक्चर हैं। इन स्पेयर टाइम यू कैन सी टू दैट। तो लेकिन अब जब हम एग्जामिन करते हैं तो एग्जामिनेशन के तीन चीजें हम वी ट्राई टू सी। पहला चीज क्या देखते हैं कि जनरल एग्जामिनेशन, वो नहीं भूलते हैं। जनरल एग्जामिनेशन में साइनोसिस है, क्लब, इस सिस्टम में साइनोसिस है, क्लबिंग है, पीटेलिडीमा है, यही सब तो देखते हैं। तो जनरल एग्जामिनेशन किया। दूसरा एग्जामिनेशन का जो सिस्टम इन्वॉल्व है, यहाँ हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी, तो नेक्स्ट में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, डिटेल में देखोगे। तीसरा पॉइंट एग्जामिनेशन का क्या है? अदर सिस्टम। देखते सब हैं हर मरीज में, उसका बहुत बहुत एडवांटेज है। जैसे मान ली एक पेशेंट हैज कम, उसने कहा साहब मेरे मुंह से खून आ रहा, हेमोप्टिसिस हो रही। आई नो द 15% पेशेंट ऑफ हेमोप्टिसिस देयर इज अ माइट्रल स्टेनोसिस। तो जब तक आप हार्ट नहीं देखोगे, मरमर नहीं सुनोगे, कैसे पता लगेगा? किलोज क्विंटल लोग टीबी की दवाई ले, कई मरीज मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ मेरी आदत है हार्ट भी अस्कल्टेट करने की, तो देखा इसमें तो मरमर सुनाई पड़ा, तो डॉक्टर 8 बार टीबी की दवाई खा चुका है, क्योंकि किसी ने आला हार्ट पे लगाया ही नहीं। सो एग्जामिनेशन के 3 कंपोनेंट, जनरल सिस्टम व्हिच इज इन्वॉल्व, स्पेंड मोर टाइम, दैट इज टू बी एग्जामिन्ड, एंड देन अदर सिस्टम। अदर सिस्टम का ये नहीं हर एक के हैमर मार रहे हो, अरे जरूरत है तो मारो भाई, नहीं कहेगा डॉक्टर के पगला क्या हमको खांसी आ रही है, वो हैमर मार रहा है, ये सब। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है, मान लिया लंग कैंसर का मरीज है, कुछ न्यूरोपैथी हो रही है, कुछ मायोपैथी हो, तो देखना पड़ेगा क्या है। सो दैट इज द कंपोनेंट, इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन। और जब फिजिकल एग्जामिनेशन आपने कर लिया, तो अब आपको पूरी डायग्नोसिस का अंदाज हो जाता है। देन यू मेक डायग्नोसिस 1 2 3 जो बनाओ। तो मान लिया 3 डायग्नोसिस आपने बना दी कि ये टीबी भी हो सकता है, ये ब्रोंकिक्टेसिस भी हो सकती है, ये सीओपी ILD होता है। ऐसा तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी जो सीनियर हैं वो 1 ही 2 डायग्नोसिस बना के, वही बल्कि 1 ही बना के, क्योंकि हिस्ट्री सो क्लियर। उसके बाद अब क्या करते हैं, जब मान ला आपके पास 2-3 डायग्नोसिस है, अब आप इसे कंफर्म करोगे तो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे। लेट मी हैव अनदर 5-7 मिनट ऑन इन्वेस्टिगेशन। कि इन्वेस्टिगेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी, भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होता है? रूटीन, जैसे पहले तो TLC, DLC, हीमोग्लोबिन सब हो जाता है। TLC में कभी कभी बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि अगर भाई निमोनिया है तो काउंट बढ़ जाएगा, अगर कोई यूसिनोफिलिक लंग डिजीज है तो यूसिनोफिल काउंट बढ़ जाएगा। तो वो तो देखने वाली बात है ना भाई, ऐसा नहीं है, तो बड़ा सिंपल, इट में गिव यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन।
उसके बाद स्प्यूटम देखते हैं, एफ भी है, स्प्यूटम कल्चर भी हो सकता है डिफिकल्ट से इसमें। आजकल मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स आ गई, जीन एक्सपर्ट आ गया, सीबी नेट आ गया, बहुत से आ गए जांच, वो सब में डायग्नोसिस पता लग जाती। उसके बाद सीटी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एक्सरे भी कराना बहुत ज़रूरी है। सीटी और अल्ट्रासाउंड ये बात की बात है। तो कहने का मतलब इन्वेस्टिगेशंस आर लेंदी, काफ़ी हैं, बट व्हाट आई वांटेड टू सजेस्ट 2-3 थिंग्स। देखो ये अमेरिका नहीं है हमारा, हम हिंदुस्तान में काम करते हैं। हिंदुस्तान में मेजॉरिटी पेशेंट्स आर नॉट वेरी अफ्लुएंट। आप देखते होंगे एरा में किस ढंग के मरीज आते हैं, ये तो आपने देखा होगा। तो पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन अननेसेसरी नहीं लिखना चाहिए। जो जरूरी है आपकी डायग्नोसिस कंफर्मेशन के लिए वो लिखना है। आजकल बच्चा लोग सब लिखते हैं, जैसे अमेरिका में लिखा जाता है खाली लिस्ट निकाल दी। नहीं, यहाँ नहीं हम अफोर्ड कर सकता। हमारा आपकी रेपुटेशन उस पर डिपेंड है। इन्वेस्टिगेशन वाला तुम्हें क्या कर देगा? अरे मरीज तो एक मरीज ठीक कर लोगे ना, तो लाख हजारों मरीज लाएगा तुम्हारे पास, और एक ही से चाहोगे सब इसी में से हम निकाल लें, तो जाके जिंदगी भर बदनाम करेगा। भैया बहुत बड़ा लूटू है, वहां मत जाना। सो यही डॉक्टर की रेपुटेशन बनाता है। तो इन्वेस्टिगेशन का जो पहला पॉइंट मैंने बताया कि थिंक ऑफ क्या डीडी है, क्या इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। आईएलडी है तो ठीक है भाई, सीटी जरूरी है, हम कराएंगे। तो थिंक ऑफ नीड, थिंक ऑफ हिज पॉकेट आल्सो, क्या इजिली अफोर्ड कर सकता है, लिख दीजिए इन्वेस्टिगेशन, तो आप डायग्नोज कर लेंगे, फिर इलाज करेंगे ना। दूसरा इन्वेस्टिगेशन का एक एक्सरे भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो जब एक्सरे को, चूंकि ये एक्सरे का भी क्लास था, तो एक्सरे में कैसे एक्सरे को अप्रोच करते हैं ये प्रॉब्लम एक आती। सो एक्सरे में क्या है, कैसे एक्सरे को पढ़ा जाए, ये सबसे बड़ा बात है। इस पे भी मेरा यूट्यूब लेक्चर है। इसी एरा में पढ़ाने वाले का 3,70,000 लोग देख चुके, वहीं से तो मैं यूट्यूबर बन गया। आप भी देखिएगा उसको, हाउ टू अप्रोच चेस्ट एक्सरे। एंड आई वाज टीचिंग हियर इन एरा, बारबाडोस के लोग यहाँ, एक इसका कैंपस एरा का बारबाडोस में है, वेस्ट इंडीज में। वहाँ के बच्चे आते, कोविड में आए थे तो मैंने पढ़ाया था, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली गई। 45 मिनट का लेक्चर है, हाउ टू अप्रोच चेस्ट एक्सरे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक्सरे को कैसे अप्रोच करते हैं, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई हैव अ बुक आल्सो ऑन चेस्ट एक्सरे नाउ with all my students who have become director generals, पीजीआई के डायरेक्टर जो हमारी स्टूडेंट पढ़ाए हुए हैं, 3.6 लाख लोग देख चुके उसको। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सरे जब हम देखते हैं तो हमको अप्रोच कैसे करते हैं। अप्रोच करने की विधि ये है कि 2 तरह का होता है, आपने किसी ने वर्ड यहाँ बरबर कर रहा था, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है और एक जो है वो ग्लोबल अप्रोच है। तो जब सिस्टमैटिक हम बात कर रहे हैं तो एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, और उस सिस्टम डेवलपमेंट में ये दिखाना होता है कि पूरी चीजें, व्हाट इज द बॉटम लाइन ऑफ दैट सिस्टम, दैट यू हैव टू लुक फॉर एवरीथिंग। उसमें टेक्निकल पॉइंट्स भी आते हैं और एनाटॉमिकल पॉइंट्स भी आते हैं। टेक्निकल पॉइंट जैसे क्या व्यू है, कहाँ का एक्सरे है, प्लेन एक्सरे है। तो दूसरा अप्रोच है ग्लोबल, उसमें सिस्टम में क्या है, टेक्निकल पॉइंट्स देखा आपने कि भाई कोई रोटेशन तो नहीं है, फिल्म फुल इंस्पिरेशन में हुई है कि नहीं हुई है। अभी खुल जाता तो हम आपको एक एग्जांपल दिखाते कि जो नॉर्मली चेस्ट एक्सरे फुल इंस्पिरेशन में होता है, समझ गए, और लेकिन कभी कभी मरीज सांस नहीं लेता, तो उसके बहुत इल इफेक्ट्स आते हैं, वो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए टेक्निकल पॉइंट्स भी देखना बहुत जरूरी है। ये मैं दिखा रहा था, जब अभी कह रहा था ना, ये हमारी एक्सरे की बुक है, 2 वॉल्यूम में, यहाँ लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी में भी है।
एंड एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है ये किताब। और हाउ टू अप्रोच चेस्ट एक्सरे, देखा ना वही करा है, जैसे सिस्टमैटिक अप्रोच है ना जो अभी हमने बताया। और उसके बाद ग्लोबल अप्रोच है। ग्लोबल अप्रोच का मतलब ये होता है कि जो शैडो दिख रही है उसको पहले देखते हैं, और उसके बाद ग्लोबल अप्रोच आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ। मुझसे पूछो कि आपका, मेरा ग्लोबल है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे शैडो ये दिख रहा है तो इसमें हमें और क्या देखना है, लेकिन आपको तो नहीं पता अभी। सो व्हाट आई से, ग्लोबल अप्रोच रखने के लिए अभी आपको 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अ गुड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। सो ऑलवेज हैव ए सिस्टमैटिक अप्रोच। अब सिस्टमैटिक अप्रोच में मैंने बताया टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं और एनाटॉमिकल पॉइंट्स होते हैं। और टेक्निकल पॉइंट्स में क्या क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं, कौन सा राइट साइड है, कौन सा लेफ्ट साइड है, प्लेन है, कंट्रास्ट है, जैसे व्यू क्या है, पीए व्यू है, एपी व्यू, रोटेशन है कि नहीं, मरीज क्या होता है सीधा खड़ा होना चाहिए, लेकिन होता क्या करते वक्त घूम जाता है कभी, तो रोटेशन हो जाता है। रोटेशन में बहुत से इफेक्ट आते हैं जो फॉल्स इफेक्ट होते हैं। ट्रैकिया शिफ्ट हो सकती है, हार्ट शिफ्ट दिख सकता है, लेकिन वो है नहीं, दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन। सो यू हैव टू डिटेक्ट रोटेशन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो आपको उन फाइंडिंग को डिस्काउंट करना पड़ता है। उसके बाद एक्सपोजर नहीं इंपॉर्टेंट है, आजकल इंपॉर्टेंट है इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी। व्हेन आई से चेस्ट एक्सरे इज डन इन फुल इंस्पिरेशन, कहते ना सांस भर के रोको, या तो मरीज समझ नहीं पाया या बेचारा रोक नहीं पाया, मरीज तो मरीज ही है, और टेक्नीशियन साहब ने बटन दबा दिया। तो मेनी ऑफ टाइम्स फिल्म्स आर डन एक्सपिरेटरी। एक्सपिरेटरी फिल्म्स आल्सो क्रिएट लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। तो आपको शुरू से ही पता लगाना है कि रोटेशन तो नहीं है। टेक्निकल पॉइंट में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, रोटेशन तो नहीं है और फिल्म फुल इंस्पिरेशन में हुई है कि नहीं हुई। सो दैट वाज। अब एनाटॉमिकल पॉइंट्स में, एनाटॉमी में क्या क्या दिखता है, देखो सॉफ्ट टिश्यू दिखते हैं, बोनी केज दिखता है, सारा रिब दिखता है, इंटरकॉस्टल स्पेस दिखता है, स्पाइन्स दिखते हैं, वो सब देखना है। देयर समटाइम्स वो फाइंडिंग जब एक साथ मिलाते हैं तो डायग्नोसिस बदल जाती है। तो उसके बाद ट्रैकिया देखना है, डायफ्राम भी देखना है, हार्ट देखना है, हाइलम देखना है, मिडियास्टनम देखना है, फिशर्स देखने हैं, फिर जाके लंग पैरेन्काइमा। तो जो ग्लोबल अप्रोच है उसमें लंग नेचुरली मोस्ट ऑफ द फाइंडिंग लंग पैरेन्काइमा में होती है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर फाइंडिंग तो वही होगी। तो हम पहले वही देखते कि हमारा अप्रोच ग्लोबल है, आई कैन अफोर्ड, बट इन अ सिस्टमैटिक अप्रोच दैट शुड बी द लास्ट। ग्लोबल अप्रोच में सबसे पहले वही लोग लोगों को आदत यही है, वो देखते वही है, और फिर दे कमिट लॉट ऑफ मिस्टेक्स। So what I suggest for you, you should for next 10-15 years, जब भी एक्सरे हाथ में आवे तो you should have a systematic approach। सिस्टम आप अपना भी डेवलप करिए, मैंने एक बता दिया, कोई जरूरी नहीं इसी को आप फॉलो करो। You can develop your own system, but only bottom line of that system is that you should look everything before you comment। बोलने से पहले देखो सब चीज। So that was the issue। जैसे ये टेक्निकल पॉइंट में एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, ये साइड का डिटर्मिनेशन होता है कि कौन सा लेफ्ट साइड है, कौन सा राइट साइड है। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में फंडल गैज शैडो है, होता है, अपेक्स ऑफ द हार्ट लेफ्ट में होता है, और एरोटिक नकल भी लेफ्ट में होता है, जैसे एक एग्जाम्पल है। और ये सब कभी कभी कंफ्यूजन होता है, सब में बहुत क्लियरिटी नहीं होती है। तो मार्कर जो एक्सरे पे, जो एक्सरे करते वक्त टेक्नीशियन क्या होता है, एक मार्कर, कभी देखा होगा एक्सरे का, मार्कर लगा देता है कि राइट है या लेफ्ट है। वो मार्कर अभी तक तो मैंने गलत नहीं देखा। दैट इज वाई आई रोट मार्कर ऑन एक्सरे प्लेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी कंफ्यूजन हो रहा है ये राइट है लेफ्ट है, तो मार्कर देख लो भाई। अब उसका एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। जैसे ये मेरा पीजी कितना 85 है शायद, उधर उल्टा लिखा हुआ है,
तो मेरा पीजी में केजी में था तो ये सर आया कि सर वो देखिए हमारे डिपार्टमेंट में ही एक्सरे होता था कि सर वो एक्सरे टेक्नीशियन ने गलत नाम लिख दिया। वो मतलब मेरे पास लेके आया हमारा पीजी। हमने कहा गलत भी हो सकता है भाई, लेकिन और भी तो कुछ हो क्यों नहीं। तो क्या हुआ फिर मैंने उसको, क्योंकि जो भाई देखिए देखो ना, इसमें आप देखिए ये फंडल गैस शैडो है लेफ्ट साइड में है, ये अपेक्स ऑफ द हार्ट लेफ्ट साइड में है, और ये एओर्टिक नक्कल है ये भी लेफ्ट साइड में है। तो वो बात तो सही कह रहा था, लेकिन फिर उल्टा नाम क्यों लिखा ये। हाँ अरे वाह, अरे बड़े स्मार्ट हो भाई तुम लोग, हैं, लेट मी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मरीज को जब सही से रखा गया तो ये सही है। वो कहाँ से लगा ये सही है, क्या चीज बताई। अब देखो कितना दिमाग, मार्कर। वहां क्या मार्कर लिखा हुआ है, लेफ्ट लिखा, कि यानी ये लेफ्ट साइड है, वो नहीं है लेफ्ट साइड। So marker here has come to our rescue. That's why I say marker is the most important. तो ये आया और ये मरीज सही आप कह रहे हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया का नहीं हो, क्या डायग्नोसिस है, साइटस इनवर्स लिखा हुआ उस पर, पढ़ लिया आपने। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो साइटस इनवर्सस का मरीज है। तो वो, और एक एग्जाम्पल हम आपको और दे के खत्म करेंगे। ये तो आप देखिएगा, ये सारा यूट्यूब पे है, ऑल इज इन द यूट्यूब। लैटरल व्यू भी कराते हैं, बहुत से व्यू कराते हैं, लैटरल डिक्यूबिटस व्यू कराते हैं, और लॉर्डाटिक व्यू भी कराते हैं। देयर आर सो मेनी व्यूज। अब आप देखोगे तो सब चीज ये रोटेशन तक देखने का यही तरीका है कि जो मिड लाइन स्पाइन पर एक मिड लाइन खींच लीजिए, आगे वाले में शायद बना होगा कि ये सब किताब में है, यूट्यूब में हर जगह है, ये उसी से लिए गए हैं सब, रादर किताब इसी से बनाया गया है। तो देखे ना, ये मिड लाइन खींचा और उधर देखा आपने जो मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल लेफ्ट साइड में और राइट साइड में देख लिया, तो राइट साइड में डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा, इसके मतलब मरीज रोटेटेड है, मरीज नहीं सीधा खड़ा है। वो कौन सा रोटेशन वो भी पता लगा लेते हैं, दिस इज लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक रोटेशन, तो मतलब टेढ़ा हो गया थोड़ा खिंचा। और उसके असर हैं, उसके क्या असर हैं कि हार्ट ट्रैकिया में शिफ्ट, लुक शिफ्टेड, डायफ्राम में बी रेज्ड, hilar prominence may be there on the same side, lung field may be hypertrans, so there are many if and buts if the patient is rotated। तो अगर आपको ज्ञान है तो आप उसी हिसाब से पढ़ोगे, उसको नहीं ज्ञान है तो फिर उसको डायग्नोज कोई डिजीज भी कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे एक एक्सपिरेटरी इंस्पिरेटरी में एग्जाम्पल है दे रहा हूँ, वही प्रॉब्लम है कि मरीज सांस पूरी ले ही नहीं पाता, या टेक्नीशियन ट्रेन नहीं कर पाता, टाइम नहीं होता है, हर चीज हर एक के पास तो भागा दौड़ी लगी हुई। आई डोंट बिलीव एनीवन, लेकिन यही है कि, लेकिन जो फिल्म एक्सपिरेटरी हो गई, जैसे इस फिल्म में क्या लग रहा पढ़ने में, परवीन नाम के का एक्सरे हुआ ये, और इसमें हार्ट साइज कुछ बड़ा लग रहा है, ऐसा लगा कि कुछ बड़ा लग रहा, हाँ कि हाँ कार्डियोमेगेली है। तो लेकिन ये फिल्म एक्सपिरेटरी, क्यों एक्सपिरेटरी है, ये जो ये क्लेविकल है, ये फर्स्ट रिब है, ये सेकेंड रिब है, ये थर्ड रिब है, फोर्थ रिब पर डायफ्राम आ रहा, इसके डायफ्राम यूजुअली फिफ्थ के नीचे आता है, तो इसके ना मरीज ने सांस नहीं भरी पूरी, दिस इज एक्सपिरेटरी फिल्म। तो अब जब इसका जब इंस्पिरेटरी फिल्म कराया गया तो हार्ट साइज ठीक दिखने लगा। So what I am trying to say, these technical issues, they create a false finding that you have to discount, या उसको फेंक दो एक्सरे को, या डिस्काउंट करने आता है तो डिस्काउंट करो कि भाई ये है एक्सपिरेटरी है तो ये हार्ट साइज तो ऐसे ही दिख रहा है ये। सो अब इसको दोनों को ये इंस्पिरेटरी फिल्म कैसे पता लगाया हमने, अभी देखो ये क्लेविकल है, ये फर्स्ट रिब है, ये सेकेंड रिब है, थर्ड रिब है, फोर्थ है, तो यानी बहुत नीचे उससे आ गया, और ये फिफ्थ है, सिक्स रिब पे, अब ये फुल इंस्पिरेटरी पे हुआ, तो एक्सरे भी अच्छा दिख रहा है। और उसमें अगर आप गौर से देखिए,
ये वाला तो ऐसा लग रहा है जैसे हाइलम भी प्रोमिनेंट है, मीडियास्टिनम भी प्रोमिनेंट है, नीचे बेस पर कुछ शैडो भी दिख रहे हैं, हार्ट साइज भी बड़ा, सो इट क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम। बट इफ यू प्रॉपरली डन तो ये इंस्पिरेटरी फिल्म जो है हो गई, और दोनों का कंपैरिजन साइज इसमें दिखा दिया है। सो ये अब दिख रहा, ऑब्वियस दिख रहा कि कार्डियोमेगेली नहीं है इसको, दैट वाज एपरेंट कार्डियोमेगेली बिकॉज ऑफ द फिल्म हैज बीन डन इन द एक्सपिरेटरी फेज। सो दैट इज व्हाई, मैं यहीं पर रोकूंगा। व्हाट अबाउट आई एम ट्राइंग टू से कि ये एक्सरे का अप्रोच है। एक्सरे भी पढ़ने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, इतना आसान नहीं है एक्सरे पढ़ना। सो अभी मैं एक एक्सरे हम लोगों ने केजी में, हमारे केजी में पल्मोनरी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी पढ़ाई हो, यहाँ भी होती है, तो वहाँ एक्सरे पढ़ाया जाता था। MCI प्लस था, MCI में नहीं था वो कोर्स में उस टाइम, लेकिन हम लोग केजी तो भाई टॉप 5 इंस्टीट्यूशन में रहा कंट्री के। सो अभी मैं एक फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मैं एक PGI में भी एक किसी फंक्शन में गया था। तो देखिए पढ़ाने का क्या एडवांटेज, जैसे हमने आपको पढ़ाया, भी पूछूंगा एक लाइन, तो कुछ तो एडवांटेज होता ही है कि आप मुझे जान गए पढ़ाने से, हैं। तो मैंने धीमन साहब उसके डायरेक्टर हैं, वो हम लोग डायस पे साथ बैठे थे, तो मैंने कहा मेरे सामने जो लोग बैठे मेरे सब स्टूडेंट पढ़ाए लग रहे हैं, क्योंकि पल्मोनरी मेडिसिन का फाउंडेशन डे था PGI का, होंगे ही हमारे पढ़ाए हुए सब। तो धीमन साहब ने क्या कहा, दैट इज वर्थ नोटिंग, आई स्टिल कीप इन माई हार्ट कि सर मैं भी आपका स्टूडेंट रहा हूँ। हमने तुमने कहाँ पढ़ा भाई, तुम तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो, हम चेस्ट वाले। तो ही सेड सर हमने MBBS में आपसे पढ़ा है। एंड व्हाट कॉम्प्लीमेंट ही गिव, सर मैं तो आई बिकेम अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, बट व्हाट यू टॉट इन MBBS अबाउट द एक्सरे एंड अप्रोच, यही 15 दिन जो आपको मैंने 1 घंटे में पढ़ाया, ये 15 दिन क्लास चलता था, हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू अप्रोच चेस्ट एक्सरे। तो बोले सर जो आपने 15 दिन में हमको पढ़ा दिया था MBBS के अंदर, हम तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आई बिकेम अ गैस्ट्रो, लेकिन अभी भी कभी हम चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम फंसती है तो आपका मुझे वो दिन याद आते हैं, वो लेक्चर याद आता है। सो टीचर का ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वह आपके भी दिमाग में जाए और लोग याद करें। देखिए हमने आपको ये भी सिखा दिया इस फोन से कि कायदे से बात करिए। एक डॉक्टर बनने का जो सबसे आखिरी क्वालिटी बता रहा हूँ, यू शुड बी वेल बिहेव्ड, वेल ड्रेस्ड, सब तो हो। सो आपको डॉक्टर की 4 क्वालिटी कभी कभी बताता हूँ कि यू शुड बी फेवरेबली नोन कब होंगे, जब आपकी नीचे की 3 क्वालिटी होगी। नीचे की 3 क्वालिटी क्या है कि यू शुड बी अवेलेबल, मिले भाई, आप बहुत बड़े डॉक्टर मिलते नहीं किसी को, हजरतगंज घूम रहे हैं, आज मोटरसाइकिल लिए घूम रहे हैं, तो मतलब मिलिए। यू शुड बी अवेलेबल, यू शुड बी वेल बिहेव्ड। ये नहीं मिले तो आप काट खाए मरीज को, दूसरा मरीज आएगा कहे भैया उनके पास ना जाओ। तो बहुत ही, एक जमाना था जब कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे टीचर बहुत तेज होते थे, लेकिन तब कोई ऑप्शन नहीं था। अब तो 100 ऑप्शन है, हम नहीं देखेंगे दूसरा देखे, आप नहीं देखेंगे दूसरा देखेगा। डॉक्टरों को कमी है क्या? और चौथी क्वालिटी क्या होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। कितने भी आप वेल बिहेव्ड हो, कितने भी आप मुंह मीठे मीठे बोलते हो, और नॉलेज, आप टीबी को कैंसर बनाते हो, कैंसर को टीबी बनाते हो, ILD को टीबी बना देते हो, तो कब तक चलेगा ये? सो यू शुड गुड क्वालिटी ऑफ डॉक्टर का उसमें एक जो पॉइंट जो आज आई वांट टू री एम्फसाइज, योर बिहेवियर शुड बी परफेक्ट। खासकर अपना हमारे PG लोग एक बैठा हुआ है, योर बिहेवियर शुड बी परफेक्ट। आई हैव शोन द एग्जाम्पल, अभी फोन आया मैंने उठाया ना, नहीं उठाता तो अभी जब से क्लास से जाते तो फिर उनको मैं बैक करता। दिस इज नोन एज जेंटलमैन्स बिहेवियर, यही तो कहते हैं जेंटलमैन बिहेवियर। एक और होती है डबल पर्सनालिटी। डबल पर्सनालिटी जानते हो क्या मतलब? जैसे यही फोन, अब मैं तो जान रहा हूं किसका फोन आ रहा है,
तो अब जैसे मान लिया मैंने फ़ोन किया डॉक्टर साहब को, मान लिया हमारे JR1 है इनको फ़ोन किया, या सिमरन हमारी ऑफिस की खड़ी इनको फ़ोन किया, अच्छा मान लिया मेरा नाम नहीं लिखा है इनके फ़ोन पे, तो क्या कहेंगे, अब कौन बोल रहा है भाई तो जब मैं कहूँगा यार मैं भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ, तो उधर से क्या जवाब आएगा, सर 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 4 बार। तो अगर सर 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 जानने के बाद कह सकते हैं तो पहले क्यों नहीं कह सकते। दिस इज नोन एज डुअल ट्रिपल पर्सनालिटी। ये भी अच्छा नहीं होता ह्यूमन बीइंग के लिए। आपको पहले डॉक्टर अगर अच्छा बन, देखिए एवरी वन ऑफ यू हैव अ ड्रीम टू बिकम अ गुड डॉक्टर, और जब आपको ड्रीम है, हर एक का ड्रीम होगा, ऐसा नहीं कोई नहीं होगा कि अच्छा डॉक्टर नहीं बने, लोग आपको सलाम ना करें, लोग आपका नाम न लें, यार वो डॉक्टर तो बहुत अच्छा, क्या नाम तुम्हारा बेटा, मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय तिवारी बहुत अच्छे हैं, मृत्युंजय तिवारी बहुत अच्छे हैं। तो बहुत अच्छे बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या हम लोग इस स्टेज पर बहुत अच्छे, मान लिया लोग कहते हैं बहुत अच्छे हैं, तो बहुत मेहनत करिए तब जाके अच्छे बने। पढ़ाया भी है, मरीज भी देखा है, सब काम किया। So what I'm trying to say, making of a good doctor also involves your behavior. If you are a well behaved, you cannot become a good doctor unless you have a human behavior. ये भी एक lesson होना चाहिए। So what I'm trying to, I just let me summarize how to approach a patient. Naturally, you have, if I have to summarize, I have to say, you greet the patient well, he comes to you. Take history in detail, every point in the history in detail. After history, if you make some differential diagnosis, it will be very good, because history gives you all the information. I said, I'll repeat, 80 to 85% of the information from what you require to diagnose or treat, it comes from a good history, not from history. It comes from a good history. So you have to take a good history. Then you have to examine the patient very clearly. एग्जामिनेशन में एक तुम्हें छोटा एग्जाम्पल देके ख़त्म। एग्जामिनेशन में जब मैं जनरल एग्जामिनेशन पढ़ा रहा था आपको, वहाँ मुझे एक कोट करना चाहिए था कि मैं केजी में था, मैं हेड था उस समय। एक कोई एम्प्लॉय आया मेरे ओपीडी में कि सर ये एक्सरे मेडिसिन के हेड ने आपके पास भेजा है कि जाके डॉक्टर साहब से, क्योंकि हम लोग एक्सरे बहुत देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर ने भेजा है और डॉक्टर साहब को दिखा लाओ एक्सरे, कुछ है तो नहीं। तो मैंने कहा कि मैंने देख लिया एक्सरे वॉज नॉर्मल टू मी। मैंने वही सिस्टम पढ़ा उस टाइम, लेकिन उस टाइम भी शायद ग्लोबल अप्रोच रहा होगा हमारा। एनी हाउ मैंने कहा देखो भाई, लेकिन आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। मैंने कहा ये बताओ तुम एक्सरे हमें दिखाने क्यों लाए हो, कि किसका है? बोले साहब मेरी वाइफ का है। हमने क्यों, क्या तकलीफ है? बोले साहब बुखार आ रहा है। कब से? बोले साहब 6 हफ्ते हो गए। मैंने कहा अच्छा। हमने कहा देखो यार डॉक्टर साहब, सर से कहो कि मेडिसिन के हेड मेरे टीचर थे। मैंने कहा सर से कहो भैया, या तुम ही डॉक्टर साहब, मैंने कहना कि एक्सरे तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉर्मल है कि नहीं ये मैं मरीज देख के ही बता पाऊंगा। सो आई कॉल्ड द पेशेंट, एंड व्हेन नेक्स्ट टाइम पेशेंट केम, शी वाज यंग लेडी, उसको फीवर 6 हफ्ते से आ रहा था। तो मैंने उसको एग्जामिन किया। तो एग्जामिनेशन का पहला पार्ट क्या बताया? जनरल एग्जामिनेशन। तो मैंने उसको देखा भाई, नेक देखा सबसे पहले बैठ के, चेस्ट पोजीशन, नेक ही हाथ डालता पहले, तो नेक पे एक ग्लैंड थी। दिस इज पार्ट ऑफ जनरल एग्जामिनेशन। तो मैंने उस लेडी से कहा कि तुम यहां हाथ रखो। तो बोले सर ये तो गिल्टी है। इवन लेडी कुड रिकॉग्नाइज। और उसको पूरा एग्जामिनेशन किया, कहीं कोई फाइंडिंग नहीं थी। पूरा देखा, रेस्पिरेटरी, एब्डोमेन सब देखा। तो मैंने कहा, हमें कहा ये तो लिम्फ नोड है भाई, इसी से लगता तुम्हें बुखार आ रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट वाज द सोल फाइंडिंग इन हर, और कहीं कोई फाइंडिंग नहीं थी। और उसकी FNAC कराई, यंग लेडी थी, ट्यूबरकुलर निकला, इलाज किया, वो ठीक हो गई।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जनरल एग्जामिनेशन को आप लोग जैसा वो कहते हो आदत है ना, नो साइनोसिस नो क्लबिंग, हमने कहा जीभ देखा तो मालूम पड़ा साइनोसिस है, डॉक्टर साहब आप सुनिए जीभ देखा मालूम पड़ा साइनोसिस है? आपने कहा नो क्लबिंग क्योंकि आदत पड़ी हुई बोलने की, और हमने नाखून देखा था कहा तो क्लबिंग है। सो व्हेन यू से समथिंग, तो मैंने उस मरीज से पूछा, हमने कहा हम कौन से डॉक्टर हैं जो तुमको देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा आप साहब छठे हो, क्योंकि 6 हफ्ते से बुखार आ रहा, एक एक हफ्ते में डॉक्टर बदल बदल के दिखा रहे हैं। उन 6 ने कैसे एग्जामिन किया? खाली एक्सरे देखा, खाली सिम्टम पूछा, एग्जामिनेशन मान लिया किया भी तो, लेकिन जनरल एग्जामिनेशन नहीं किया। जो लिम्फ नोड पेशेंट कह सकता है ये साहब गिल्टी है, वो डॉक्टर कैसे भूल जाएगा? It means you did not, they probably did not do the general examination. So that is the importance of a general. ये मैं कह रहा हूँ जो भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो आस्कल्टेशन हो, इंस्पेक्शन हो, पल्पेशन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, everything is important to diagnose the patient. Or once you have diagnosed the patient, treatment is easiest today. चीजें क्या बदलती हैं? क्लिनिकल मेडिसिन में क्या बदलती है? तुम समझते हो डायग्नोसिस करने का तरीका बदल गया? हजारों साल से यही चल रहा, कुछ नहीं बदला, केसीट यही चल रही है सालों सालों से। बदला क्या? ट्रीटमेंट बदल गया। जो हम पढ़ते थे 70 में वो सब ट्रीटमेंट बदल गया। So what you have to learn is how to make diagnosis. That will be permanent imprint. And if you can make diagnosis, you can easily treat the patient as per capacity of the patient. लेकिन दुर्भाग्य है, मैं अभी पर्चे देखता हूँ, I have no hesitation to say, ये हमारे बच्चे लोग भी हैं, 24 दवाएं देख रहा हूँ पर्चों पर। If you really diagnose, you don't require more than 3-4 medicine unless he is in emergency, he is in critical care, then he may be requiring. लेकिन if you really diagnose a patient, ILD diagnose कर लिया तो 2-3 दवाएं, TB क्या तो 3-4 दवाएं। So you will be able to help the patient, especially the poor ones, if you have really diagnosed the patient. So for diagnosis, these things are very. That is why I have said that. I'll give you a very brief overview, although everything I have got in YouTube. My name से जाइए और एग्जामिनेशन का एक एक आस्कल्टेशन का लेक्चर है 1.5 घंटे का, वो एम्स पटना के नाम से है शायद। मैं एम्स पटना में लेक्चर, मैंने किसी डायरेक्टर साहब थे हमारे, उन्होंने कहा ले लीजिए आप, MBBS में बहुत अच्छा पढ़ाते थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू, एवरीथिंग इज नेट पे तो हर चीज़ है, हमारा ही है, आप क्यों नहीं जब देख सकते हैं। सो लेकिन ये कि देखो डॉक्टरी में एक चीज़ और है, मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत के आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। ये भी एक आखिरी क्वालिटी, क्या मेहनती होना चाहिए। इट शुड बी लेबोरियस, यू शुड बी डेलीजेंट। एक होता वर्ड इंटेलिजेंट, एक वर्ड होता है डेलीजेंट। इतनी तो इंटेलिजेंस आपने भगवान को दे दी कि आप यहाँ MBBS कर रहे हो, लेकिन अब आपको क्या होना है? डेलीजेंट होना है, मेहनत करना है, क्लास नहीं छोड़ना है, जहाँ पढ़ने का मौका लग रहा वहाँ जाना है। आज जैसे मैंने तुमको 1 घंटे, मैंने क्या कहा, शुरुआत क्या की थी, ये देखो ये क्या लिखा हुआ, बेटर देन 1000 days ऑफ डिलिजेंट स्टडी इज 1 day विद। आई एम नॉट सेइंग आई एम ए ग्रेट टीचर, लेकिन ये कहना ये कह रहा जो आप बंक करते हो क्लासेस हैं, तो उस क्लास में जो भी टीचर आया है कुछ तो पढ़ा के आया ही होगा, आपसे तो ज़्यादा ही पढ़ा होगा है? या मैंने जो आपको 1 घंटे में पढ़ाया, ये हमने 50 साल की अपनी जिस्ट 1 घंटे में पढ़ा दी, क्योंकि मैं बाय रेस्पिरेटोलॉजिस्ट, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, तो इसको तो मैं पढ़ा ही सकता हूँ। व्हाट आई लर्न इन लास्ट 50 years, तो वही वो आई वर्कड इन जापान इन वेरी बिगनिंग, सो वहीं से मैं सीख के आया था। बेटर देन आई से दीज वर्ड्स फॉर माई टीचर एंड टू स्टूडेंट्स व्हेन आई से डोंट बंक द क्लासेस, क्योंकि 1 घंटे में जो भी टीचर पढ़ाने आता है वो कहाँ कहाँ से पढ़ के आता है, विल डिपेंड कि कितना सीनियर है वो। सीनियर होगा तो और शायद बेहतर उसके पास एक्सपीरियंस होगा,
तो वो जो आप लोग बंक करते हो, अभी देखिए आपका 24 का बैच है, व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। कितने का बैच है? हैं? 22 का। जो भी है छुट्टी लिए हैं, जो आई डोंट नो क्या है उनका, तो उनको ये कौन पढ़ाने जाएगा? जो भी आपने छोटी मोटी बातें सीखी होंगी तो वो कौन कहाँ से सीखेंगे? दैट इज वाई दिस सेंटेंस बेटर देन 1,000 days ऑफ diligent, आई लाइक इट मोस्ट। मैं आपके अब्बास साहब को भी कई बार दिखा चुका हूँ, आपके वाइस चांसलर साहब को, लकली मेरे स्टूडेंट रहे हैं ये। तो बेटर देन 1,000 days ऑफ डिलीजेंट स्टडी इज 1 day। हमने कहा भाई आप इसे दिखाया करो, लेकिन एक क्लास जाना बहुत जरूरी है, ये मेरे कहने का मतलब है। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड डॉक्टर, उसमें एक ये भी है कि क्लास जाओ, कुछ तो जाएगा दिमाग में भाई। 1% भी चला गया तो कुछ तो तुमने सीख लिया। और लेट मी से इन द एंड, हम लोगों ने सब है, हमारे बहुत, वी हैव बीन टॉट बाय वेरी ग्रेट टीचर्स, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, समझ गए? वी आर ट्राइंग टू इमुलेट समथिंग आउट ऑफ देम, थोड़ा थोड़ा इमुलेट करने को। वो तो बहुत ही ग्रेट टीचर्स थे हमारे, जो जिन्होंने हमको पढ़ाया। सो वी आर ट्राइंग टू एमुलेट समथिंग आउट ऑफ देम। तो वो क्लास नहीं, आप अपने क्लास में बताइएगा, लड़कियां अपने लड़कियों में बताएंगी और लड़के लोग लड़के में बताएंगे, हैं? चलिए, बेस्ट ऑफ लक, माई बेस्ट विशेस टू यू। अभी तो आपको यहाँ 3 साल और 3 साल रहना पड़ेगा। अभी तो पढ़िए मेहनत करके और अच्छे डॉक्टर बनिए। चलिए, थैंक यू।